लिम्फोइड टिश्यूज में होते हैं। सर वो लिम्फोइड टिश्यूज के अंदर होंगे या लिम्फोइड टिश्यूज के पास जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर लिम्फोइड होंगे? टिश्यूज के अंदर होते हैं। मतलब कि ब्लड के अंदर होंगे? लिम्फ में भी बेटा होते ब्लड हैं के ना। अंदर तब आएंगे जब वो एक्टिवेट होंगे, कोई चीज बाहर से आएगी। तो सर यानी मतलब कि वो बोन मैरो में रिलीज है जैसे डी लिम्फोसाइट और वही निचोड़ के ब्लड के जरिए वो आ जाएंगे हमारे लिम्फोइड टिश्यू में। और फिर जब और कोई लिम्फेटिक टिश्यू में बैठ जाएंगे जब तक कोई एंटीजन नहीं आता, वो नहीं एक्शन करेंगे। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स तो हमारे ब्लड में होने चाहिए ना, तो फिर ये बी लिम्फोसाइट टिश्यूज में क्यों होते हैं? ये भी ब्लड में होते हैं लेकिन लिम्फेटिक टिश्यू में होते हैं। बेटा एक जगह पे फिक्स तो नहीं एक चीज रहती। आप कॉलेज में भी होते हो, आप घर में भी होते हो। सर लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स है वो सिर्फ हमारे ब्लड में होंगे ना? हाँ लेकिन वो एक टाइम पे स्प्लीन में टूट भी रहे होते हैं। उस टाइम स्प्लीन में भी रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में टूट रहे होते हैं। तो क्या मतलब उनको ब्लड में टूटना चाहिए? वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। ठीक है सर। कुछ अपना फंक्शन ट्रांसपोर्ट टिश्यूज तक पहुंचे होते हैं, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, कुछ ऑक्सीजन ला रहे होते हैं, कुछ और परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं होता एक चीज एक ही बंदा एक ही करेगा, ऐसे नहीं होता बेटा। लिम्फोसाइट ब्लड में भी होंगे और लिम्फोसाइट आपके लिम्फेटिक टिश्यू में भी होंगे, बोन मैरो से प्रोड्यूस भी हो रहे होंगे। ये नहीं होता कि ये 10 प्रोड्यूस हो गया, आप पहले ये हर जगह घूमेंगे, जब ये फिर और प्रोड्यूस हो गया, ऐसे तो नहीं होता ना। जी क्वेश्चन करूं अब मैं किससे करूं? मोहम्मद फाद। फाद पढ़ के आए हो? नो सर। फाद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ ना में बेटा जवाब दे दो। नहीं सर। नहीं पढ़ा। जुनैरा? यस सर। जुनैरा महाम पढ़ा है आपने? नो सर, बायोकेम पढ़ी थी। बायो पढ़ी थी, फिर आज लेक्चर ही ना लेते, आप बायोकेम ही पढ़ते रहते। देखो इससे तो नहीं होता लेक्चर, तो बेटा डेली थोड़ा सा आधा घंटा देना चाहिए आपको। टेस्ट तो होते ही रहने हैं। अब हर जैसे आगे आपका एनाटॉमी का टेस्ट आ रहा है तो फिर हम लेक्चर ना लें कल भी और परसों भी कि एनाटॉमी का टेस्ट है, ऐसे तो नहीं होती चीजें। लेक्चर डेली पढ़ो आधा आधा घंटा, 35 मिनट 40 मिनट जितना, फिर उसके बाद टेस्ट तैयार करो। चलो खैर मैं आज सेलुलर इम्यूनिटी आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर कल मैं इकट्ठा सुन लूंगा। कल तक तैयार कर लोगे? यस सर। और कल प्लीज एब्सेंट कम से कम बच्चे एब्सेंट हो कल, ठीक है? मेहरबानी आप। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जी दो तरह की इम्यूनिटी, इनेट और रिक्वायर्ड। इनेट तो हमने कहा नेचुरल इम्यूनिटी है, उसके फर्स्ट लाइन कंपोनेंट्स होते हैं, सेकंड लाइन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? और वो नॉन स्पेसिफिक होती है। दूसरी हमने पढ़ी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी वो भी तो दो तरह से होती थी, एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड को आप ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हो और सेल मीडिएटेड को सेलुलर कहते हो। जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है वो लिम्फोसाइट्स के अंडर है, बी लिम्फोसाइट, और जो सेलुलर है वो टी लिम्फोसाइट्स के अंडर है। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो फर्दर प्लाज्मा सेल बनते हैं और प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज बनते हैं और एंटीबॉडीज जो हैं वो फाइट करते हैं कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो। एंटीबॉडी किस तरह से फाइट कर रहे थे? दो तरीके से, डायरेक्ट एक्शन था और एक बाय कॉम्प्लीमेंट पाथवे। कॉम्प्लीमेंट पाथवे को भी एक्टिवेशन के लिए दो थे, क्लासिकल पाथवे था, एक अल्टरनेट पाथवे था, ठीक है जी? एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर हमने कहा था बाय शेप्ड इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। एंटीबॉडीज में हमने पढ़ा प्राइमरी रिस्पांस क्या होता है और सेकेंडरी रिस्पांस क्या होता है।
जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है किसी भी एंटीजन का तो उसके खिलाफ प्लाज्मा सेल तो बनते हैं, साथ मेमोरी सेल भी बन जाते हैं। जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है, जब सेकंड एक्सपोजर उसी सेम एंटीजन का होता है तो आपकी बॉडी में वो सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है कि लिम्फोब्लास्ट, प्लाज्मोब्लास्ट, प्लाज्मा सेल, उससे बच के डायरेक्ट मेमोरी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे और एंटीबॉडीज उसके खिलाफ लड़ेंगे और विद इन सेकेंड्स, बल्कि क्विक रिस्पॉन्स, फास्ट रिस्पॉन्स होगा सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी, और बॉडी में साइन सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। ठीक है जी, ये हमने चीज पढ़ा। उसके बाद आज का जो टॉपिक था जी वो है सेलुलर इम्यूनिटी। आज बच्चों में सुन कोई नहीं रहा आपसे, क्यों आप लोगों ने पढ़ी कोई नहीं, हमें टाइम जाया करने वाली बात है। तो कल प्लीज मेरा पहला लेक्चर है 8:30 बजे, एक तो उठ जाना और एक मुझे सुनाना, ताकि आज की अटेंडेंस भी उसी की रहेगी जो कल मुझे सुनाएगा। मैं 2 दिन की इकट्ठी अटेंडेंस लगवाऊंगा IT वालों से। फिर हमने ये समरी मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी की पढ़ी। अब आ जाए जी टी लिम्फोसाइट जो कि सेलुलर इम्यूनिटी है। Because of the processing in the thymus gland, these cells are known as T lymphocyte। और उनकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही थी? बी बोन मैरो के अंदर। और वो क्यों बी का? एक तो बर्ड से, ये बर्ड्स ऑफ फेब्रिकस जो है उधर से वो डिस्कवर हुए थे। द प्रोसेसिंग अकर जस्ट बिफोर बर्थ एंड एंड फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ, यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, टी लिम्फोसाइट तैयार होना शुरू हो जाते हैं एंड फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ। थाइमोसिन या थाइमिक हार्मोन है जो कि रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड से और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टी सेल्स प्रोलिफरेशन और टी सेल्स मैच्योरेशन। ठीक है, ये MCQ है। डेवलपमेंट ऑफ सेलुलर इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? जब भी कोई एंटीजन या एंटीजेनिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वेडिंग माइक्रोब इज एक्सपोज्ड टू टी लिम्फोसाइट। अब कैसे एक्सपोज होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंट करते हैं टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स के जो एंटीजन प्रेजेंट सेल्स है उसमें मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, उसमें डेंड्रेटिक सेल्स भी हो सकते हैं, और मजे की बात यह है कि उसमें आपके बी लिम्फोसाइट भी हो सकते हैं। बी लिम्फोसाइट के जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे वो मैक्रोफेजेस थे। इसमें मैक्रोफेजेस भी हैं, डेंड्रेटिक सेल्स भी हैं जो कि नॉन फेगोसिटिक हैं, उसमें सिर्फ लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो उसको तोड़ते हैं, लेकिन प्रॉपर फेगोसाइटोसिस वो नहीं होती, लेकिन वो प्रेजेंट जरूर करते हैं। और तीसरे जो इंपॉर्टेंट है जो टी लिम्फोसाइट्स को सेल प्रेजेंट करते हैं एंटीजन, बी लिम्फोसाइट है। ठीक है जी। और डेवलपमेंट कैसी होगी जी सेलुलर इम्यूनिटी की? व्हेन एन एंटीजन और एंटीजेनिक मटेरियल फ्रॉम द इन्वेडिंग माइक्रोब इज एक्सपोज्ड टू टी लिम्फोसाइट, और द एक्सपोजर और प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू द लिम्फोसाइट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एंटीजन प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बगैर तो फिर आगे फर्दर टी सेल्स उसके प्रोसेसिंग कर ही नहीं पाएगा और इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी। तो डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, एक्सपोजर और प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस। It is done by special type of cells which are called antigen presenting cells। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होते हैं आपके टी लिम्फोसाइट्स के लिए वो बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रेटिक सेल। Dendritic cells are basically non-phagocytic cells. They just trap the antigen and present it to the T cells। ठीक है जी। अब जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, यहां मैं पहले आपको बताता चलूं, इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड सुप्रेसर टी सेल्स। ठीक है जी। हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल्स भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक को CD8 सेल्स भी कहते हैं, और सुप्रेसर सेल जो होते हैं उनको रेगुलेटरी सेल्स भी कहते हैं। बेसिकली हेल्पर आर आल्सो कॉल्ड रेगुलेटरी, सिर्फ साइटोटॉक्सिक रेगुलेटरी नहीं होते, लेकिन जो ज्यादातर रेगुलेटरी होते हैं, जो सिर्फ रेगुलेशन करते हैं, वो आपके सुप्रेसर हैं। वो साइटोटॉक्सिक के काम को भी सुप्रेस करते हैं, वो हेल्पर के काम को भी सुप्रेस करते हैं कि बस अब आपका काम खत्म हो गया, अब आपका वो जो है एक्टिवेशन उसको रोकते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अपने सेल्स को भी खाना शुरू कर देंगे। ये सेल्स होते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, इनको रोकता है आपका सुप्रेसर सेल्स, इसलिए उसको रेगुलेटरी सेल्स कहते हैं। दूसरा हेल्पर टी सेल रेगुलेटरी कहते हैं क्योंकि हेल्पर टी सेल्स हर सेल्स की हेल्प कर रहा है।
ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि मेन रेगुलेटरी सेल कौन सा है, वो सुप्रेसर है। अगर कोई पूछे रेगुलेटरी सेल्स कौन से हैं, तो फिर पहले सुप्रेसर और फिर हेल्पर। ठीक है जी, साइटोटॉक्सिक का नाम नहीं लेना आपने। तो बात ये हो रही है कि टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये थाइमस में मैच्योर होते हैं। कौन सा हार्मोन करता है? थाइमस में हार्मोन है थाइमोसिन या थाइमिक हार्मोन, जो इनको मैच्योर करता है और एंटीजन प्रेजेंट करते हैं इनको सेल। जो सेल्स इनको एंटीजन प्रेजेंट करते हैं उनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। वो बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस और डेंड्रेटिक सेल होते हैं। ठीक है, इनकी 3 टाइप्स है, सुप्रेसर, साइटोटॉक्सिक और हेल्पर। उसके अलावा इसमें भी मेमोरी सेल्स बनते हैं प्राइमरी रिस्पांस के अंदर, और सेकेंडरी रिस्पांस में वो मेमोरी सेल यूज होते हैं। सेकेंडरी रिस्पांस इनका भी फास्टर होता है। एमएचसी प्रोटीन क्या चीज है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स which are encoded by large group genes and are present on the surface of antigen presenting cell which contain antigen in them. ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर होती हैं, और इन बेसिक ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये कंटेन करती हैं एंटीजन को। इनके अंदर वो एंटीजन होता है। अभी मैं डेंड्रेटिक सेल की आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि डेंड्रेटिक सेल कैसी एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको इंट्रैप करते हैं और फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उनके ऊपर एमएससी प्रोटीन होती हैं जो कि एंटीजन को फिर प्रेजेंट करती है। एमएससी टाइप 1 होती है, टाइप 2। जिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर एमएससी टाइप 1 प्रोटीन होती है वो एंटीजन प्रेजेंट करेंगे CD8 को, साइटोटॉक्सिक सेल्स को। और जिन एंटीजन प्रेजेंट के ऊपर एमएससी टाइप 2 प्रोटीन होती है वो एंटीजन प्रेजेंट करेंगे CD4 सेल्स को, हेल्पर सेल्स को। यहां तक किसी को अगर समझ ना आई हो, ये डायग्राम आपको एक दफा गो थ्रू करवाता हूं, फिर मजीद इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। इसमें ये उन्होंने कहा कि जी सर MH दोबारा रिपीट कर दीजिएगा बेटा। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये वो प्रोटीन है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर होती हैं, और इनके एंटीजन होता है जिन मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर MSC1 टाइप की प्रोटीन होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं साइटोटॉक्सिक को कि लो जी ये एंटीजन है इसके साथ कुछ करो। और जिनके ऊपर MSC2 प्रोटीन होती हैं वो प्रेजेंट करती हैं हेल्पर टी सेल को। अब साइटोटॉक्सिक टी सेल्स फिर उस पर कैसे काम करते हैं वो आगे जाके बताता हूं। वो सिक्रीट करते हैं होल फॉर्मिंग प्रोटीन जिसका नाम है परफोरिन, और उसको खत्म कर देते हैं एंटीजेनिक मटेरियल को। हेल्पर टी सेल्स कैसे काम करते हैं? वो लिम्फोकाइन सिक्रीट करते हैं, साइटोकाइंस, और साइटोकाइन जाके पूरा इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट करते हैं, इवन टी सेल्स को भी। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी, हेल्पर्स को भी, और ये करते हैं मैक्रोफेजेस को भी। ठीक है, तो वो उस तरह से अपना काम करते हैं। अब आ जाए जी, मैंने बेसिकली जनरेशन ऑफ एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है उसके ऊपर ये MSC प्रोटीन लगी हुई है, तो वो कहते हैं ये कैसे MSC जो प्रोटीन है ये कैसे वो एंटीजन उठाती हैं और ये प्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया आया उसकी जाहिर बात है दोनों एंटीजेनिक जो उसके अंदर चीजें थी वो सारी इनगल्फ की सेल ने। अब मैं ये डेंड्रेटिक सेल की एग्जांपल दे रहा हूँ, इसने इनगल्फ की। इसके ऊपर दी लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ इनगल्फ बैक्टीरिया आर ब्रोकन बाय लाइसोसोमल एंजाइम। इसको लाइसोसोमल एंजाइम ने तोड़ा। ठीक है, जब इसको तोड़ा तो न्यू MSC हैज बीन सिंथेसाइज्ड। जाहिर बात है लाइसोसोम के अंदर एंटीजेनिक पेप्टिडेज एंजाइम है जो इनको प्रोटीन, बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटीन है उसको तोड़ेगा, उसको तोड़ के एक नई प्रोटीन बना देगा MSC1। ठीक है, अब इस MSC1 जो प्रोटीन है इसके अंदर वो एंटीजेनिक पेप्टाइड अटैच हो गया। ठीक है, एंटीजेनिक पेप्टाइड अटैच हो गया और ये आके इसकी मेम्ब्रेन पे बैठ गया। अगर ये जो MSC बनी है ये 1 है तो ये CD8 को प्रेजेंट करेगी। अगर ये MSC2 है, ठीक है, इसके ऊपर जो जीन है जो कोड है वो MSC2 वाले हैं तो ये CD4 को प्रेजेंट करेगा।
ठीक है, यहाँ तो हमने सिंपल ये कह दिया ना, ये देखो डायग्राम, इससे आपको वो ज्यादा समझ आएगी। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसमें मेम्ब्रेन के ऊपर एमएससी प्रोटीन है। एमएससी प्रोटीन जिसके अंदर फॉरेन पार्टिकल ये है, और ये एमएससी टाइप 1 प्रोटीन है, तो ये किसको कर रहा है? CD8 सेल्स को, साइटोटॉक्सिक को। अगर ये एमएससी 2 है तो ये हेल्पर टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि एमएससी बनते कैसे हैं? ये ऐसे बनते हैं कि जब बैक्टीरिया को विद एंटीजेनिक उसकी सारे वो बैक्टीरिया को इनगल्फ किया जाता है, तो उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो लाइसोसोम अंदर जो सेल के होते हैं वो उसको तोड़ते हैं। जब उसको तोड़ते हैं तो न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होती है, एमएससी। अब उस एमएससी के अंदर एक फंस जाता है आपका एंटीजन, ठीक है, और वो एंटीजन को वो फिर आगे मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होता है और वो प्रेजेंट करती है। ठीक है, ये डायग्राम जो है ना आपको सिंपल नजर आ रही, ये बनती इस तरह से है। अब HLA सिस्टम इज द नेम ऑफ मेजर हिस्टोकैम्पेटिटिव कॉम्प्लेक्स इन ह्यूमन। आर वर्टिब्रा में तो आप इसको MSC बोल सकते हो, ह्यूमन के अंदर HLA जीन भी कह सकते हो, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। These are human version of MSC genes that are found in most vertebrae located in the short of chromosome 6। MCQ है कि ये जो HLA जीन्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? क्रोमोसोम 6 की शॉर्ट आर्म पे। चलें, पहले तो यहां तक बताएं कि समझ आई कि नहीं, आगे तो फिर वही चीजें हैं दोबारा। रिपीट कर देना। ये जो दो टाइप्स हैं, ये एक मतलब प्रेजेंट होती है एक सरफेस पर दोनों तरह की। जी सर मैं ये कह रही हूँ कि एक ही सरफेस पर हमारे पास दोनों तरह के हो सकती हैं। नहीं बेटा, दोनों तरह की नहीं होंगी ना, प्रोटीन तो अंदर सिंथेसाइज होके जब निकलेगी तो वो एक ही होगी। सर जो मैक्रोफेजेस हैं उनमें भी यही होगा? क्या होगा? मैक्रोफेजेस जरा और तरह से करेंगे, वो तो फेगोसाइटोसिस करेंगे ना, वो तो और तोड़ फोड़ करेंगे, वो लाइसोसोमल एंजाइम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पे होंगे। इससे जो डेंड्रिटिक सेल की डेज हैं सिर्फ, और वो ये प्रॉपर फेगोसाइटोसिस नहीं करते, और ये प्रेजेंट कर देते हैं टी सेल। हाँ, ये आगे फौरन ही प्रेजेंट कर देते हैं। वो तो फर्दर तोड़ फोड़ करने की कोशिश जरूर करते हैं, फिर उनसे जब काम बढ़ता है तो वो आगे प्रेजेंट कर देते हैं। ओके, ये भी दोबारा देखो, साइटोटॉक्सिक सेल, CD8 और हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, इनके ऊपर रिसेप्टर्स हैं जो कि रिकॉग्नाइज करेंगे जो एंटीजन लेके आ रहा है क्लास MSC1 मॉलिक्यूल। MSC1 मॉलिक्यूल जो एंटीजन ला रहा है वो इसके ऊपर जो साइटोटॉक्सिक टी सेल के रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेंगे और इस पे अटैक कर देंगे, ठीक है। और जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो आपका MSC क्लास 2 है, वो ला रहा है, उसको टी सेल रिसेप्टर हेल्पर सेल्स के रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेंगे और उस पे अटैक करेंगे। ये पढ़ लो, क्लास 1 MSC molecules are found on the surface of all cells, ठीक है। They are recognized only by cytotoxic T cells. CD8 receptors, co-receptor link the two cells together, ठीक है। Cytotoxic T cells can destroy body cells if invaded by foreign antigen. Cytotoxic फिर उसका पे ऊपर ना काम करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, किस तरह से होल फॉर्मिंग प्रोटीन सक्रीट करके। Class 2 MSC molecules are found on the surface of the immune cell which present antigen to the helper T cells like macrophages, dendritic cells और B cells. These जो MSC2 होगा उसको रिकॉग्नाइज हेल्पर टी सेल करेगा और फिर जो ये सेल्स हैं कि इनको आपस में लिंक कर देगा, हेल्पर टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएगा और वो एक्टिवेट होकर फर्दर बी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा, वो टी सेल्स को भी एक्टिवेट करेगा, वो अपने आप को भी दोबारा एक्टिवेट करेगा, वो मैक्रोफेजेस को भी फर्दर एक्टिवेट करेगा, पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देंगे। ये हेल्पर सेल बेसिकली इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं। एंटीजेंस क्या होते हैं? These are foreign bodies like bacteria, virus, parasite, toxin that can harm the body. These are usually protein or large polysaccharide having molecular weight of 8000 or more. दो टाइप्स होती हैं, एक सेल्फ एंटीजन जिसको ऑटो एंटीजन कहते हैं जो कि हमारे अंदर प्रेजेंट है। जैसे हमारी आरबीसी के अंदर ऊपर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर हमारी ए एंटीजन है जो हमारे ब्लड ग्रुप भी डिटरमिन कर रही है। अगर हमारी एंटीजन ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप भी ए है,
वो हमारी सेल्फ एंटीजन है। नॉन सेल्फ एंटीजन वो है जो बाहर से आ रही है, टॉक्सिन, जो ट्रांसप्लांटेड मटेरियल्स हैं, ये नॉन सेल्फ एंटीजन है। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स, अब ये टी सेल्स को एंटीजन ने प्रेजेंट तो कर दिया, यहां तक मैं दोबारा बोल लूं कि आप में से कोई एक दफा बताएगा कि इनको एंटीजन प्रेजेंट कैसे हो रही है और एंटीजन क्या है, कितने टाइप्स की होती है। इनके फंक्शंस कर लेते हैं ना, पहले बताओ तो सही। सर दो तरह की एंटीजन होती हैं, एक सेल्फ एंटीजन और एक नॉन सेल्फ। एंटीजन कोई भी फॉरेन मटेरियल है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन सेल्फ एंटीजन जो है वो हमारी अपनी एंटीजन होती हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने ब्लड ग्रुप एंटीजन की और नॉन सेल्फ एंटीजन जो बाहर से आ रही हैं। ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो टी लिम्फोसाइट से होती है। टी लिम्फोसाइट को टी क्यों कहते हैं? क्योंकि थाइमस में मैच्योर होते हैं। ठीक है जी। टी लिम्फोसाइट की 3 टाइप्स हैं, हेल्पर, साइटोटॉक्सिक, सुप्रेसर। टी लिम्फोसाइट को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं तो टी सेल्स काम करते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मैक्रोफेजेस भी हैं, डेंड्रेटिक सेल्स भी हैं और बी लिम्फोसाइट्स भी हैं। जिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर MSC1 मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट करेगा साइटोटॉक्सिक को एंटीजन, जिनके ऊपर MSC2 है वो प्रेजेंट करेगा हेल्पर सेल्स को एंटीजन। ठीक है। वो जो 2-3 डायग्राम थी वो सिर्फ उसकी समरी यही है। टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट में हेल्पर है, साइटोटॉक्सिक है, सुप्रेसर है। अब हेल्पर टी सेल्स को MSC टाइप 2 प्रोटीन प्रेजेंट कर रहा है। These cells serve as major regulator of immune system function. अच्छा, these cells serve as major regulator of system, लेकिन इनसे भी मेजर रेगुलेटर कौन से सेल हैं? सुप्रेसर। सुप्रेसर सेल। ठीक है। ये भी मेजर रेगुलेटर ऑफ इम्यून सिस्टम फंक्शंस बाय सेक्रेटिंग अ प्रोटीन mediated cytokines called lymphokines. Important lymphokines secreted by helper cells are interleukin 2, 3, 4, 5, 6, interferon, gamma, granulocyte, monocyte clone stimulating factor। ये सारे लिम्फोकाइंस हैं जो हेल्पर सेल सेक्रेट करता है जब इसको एंटीजन प्रेजेंट की जाती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो इसके होते हैं वो मैक्रोफेजेस, डेंड्रेटिक और बी लिम्फोसाइट्स हैं, जिनके ऊपर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर MSC टाइप 2 प्रोटीन वो इसको एंटीजन प्रेजेंट करेंगे और जैसे ही प्रेजेंट होगा तो ये सिक्रीट करेंगे लिम्फोकाइंस। ठीक है। और लिम्फोकाइंस कौन है? फॉर एग्जांपल इंटरल्यूकिन 2, 3, 4, 5 और ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स। अब ये जो लिम्फोकाइंस हैं, स्पेशली इंटरल्यूकिन 2 एक्ट ऑन बोन मैरो and cells of immune system perform following functions। functions का पता नहीं आई पहले क्यों आ गया उसमें। अब ये जो है आपके लिम्फोकाइंस सारे के सारे, खास इंटरल्यूकिन 2, ये सारे क्या करेंगे बेटा? सारे जो आपके इम्यून सिस्टम के उनकी हेल्प करेंगे। स्टिमुलेट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल्स, उनकी ग्रोथ और प्रोलिफरेशन करेंगे ताकि वो अपना काम शुरू करें। स्टिमुलेट ऑफ ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन सुप्रेसर टी सेल्स, साथ सुप्रेसर टी सेल्स को भी प्रोलिफरेशन करेंगे ताकि वो साइटोटॉक्सिक को अपना काम करने दे, लेकिन ओवर एंड अबव काम ना करने दे, फौरन उसको सुप्रेस भी कर दे, इसलिए ये रेगुलेट भी कर रहे हैं। ठीक है। स्टिमुलेट ऑफ ग्रोथ एंड डिफिशिएंसी ऑफ बी लिम्फोसाइट टू फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड एंटीबॉडीज, ताकि साथ अगर ह्यूमन इम्यूनिटी भी स्टार्ट होनी है तो बॉडी में हो जाए। एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट इन स्टिमुलेटिंग एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स देमसेल्फ, अपने आप को भी करके। ये आप एंटीजन था, MSC1 ने प्रेजेंट किया, जैसे ही प्रेजेंट हुआ हेल्पर टी सेल्स ने ये लिम्फोकाइंस सेक्रेट किए। अगर आ जाए कि एन्यूमरेट टी लिम्फोसाइट्स या टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड गिव फंक्शन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, तो आप ये डायग्राम बता देंगे तो आपके सारे फंक्शन कवर हो जाएंगे। डायग्राम में क्या है कि हेल्पर टी सेल्स जिसने को प्रेजेंट किया एंटीजन किसने? MSC1 ने।
सही बोल रहा हूँ? MSc2 है सर। MSc2 में। चलो जाग रहे हो। MSc2 हाँ जी, MSc2 ने प्रेजेंट किया, जिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को MSc2 मॉलिक्यूल से उन्होंने प्रेजेंट किया। जैसे ही प्रेजेंट किया, इससे लिम्फोकाइन्स सेक्रेट हुए। दीज आर प्रोटीन मीडिएटर्स, इंटरल्यूकन 2, 3, 4, 5, ये सारे जो हैं ये लिम्फोकाइन्स सेक्रेट हुए। ये अब लिम्फोकाइन्स क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की, हेल्प करेंगे सुप्रेसर टी सेल्स की। सुप्रेसर क्या करेंगे, वो सुप्रेस द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये किलर सेल्स होते हैं, ये अपने सेल्स को भी खा जाते हैं अगर इनके फंक्शन को सुप्रेस ना करें, अगर ये रेगुलेटरी सेल्स ना हो तो सुप्रेसर। उसके अलावा ये बी सेल पे एक्ट करेंगे और प्लाज्मा सेल बना के एंटीबॉडीज बनाएंगे। उसके अलावा ये मैक्रोफेजिस को भी एक्टिवेट करेंगे, वो यहाँ लिखा नहीं हुआ ये, बल्कि ये लिखा हुआ है, ये जो सेल है ऊपर जा रहे हैं, ये मैक्रोफेजिस है ना, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, उसको भी एक्टिवेट करेंगे। ये अपने आप को भी एक्टिवेट करेंगे कि और लिम्फोकाइन सेक्रेट करो। टी सेल्स का पॉजिटिव फीडबैक अपने पे भी इफेक्ट होगा। इसी डायग्राम को आपने लिखना है। कैसे लिखना है कि जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रेजेंट रहेगा टी सेल्स को, तो वो लिम्फोकाइन सेक्रेट करेंगे। और लिम्फोकाइंस के जो फंक्शन है वो ये है कि एक्टिवेट साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक्टिवेट सुप्रेसर टी सेल, एक्टिवेट बी लिम्फोसाइट्स and form plasma cell and antibodies, activate macrophages, activate themselves, यानी कि हेल्पर सेल्स अपने आप को भी एक्टिवेट करेगा। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? साइटोटॉक्सिक टी सेल, और जाग तो रहे हो सारे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जाग रहे सर। साथ साथ हिलाना जुलाना भी पड़ता है ना आप लोगों को, कि ये ना कि काम खराब हो जाए। स्लाइड नजर आ रही है? जी सर। साइटोटॉक्सिक टी सेल, सेल भी कहती हो। साइटोटॉक्सिक सेल्स आर आल्सो कॉल्ड किलर सेल्स। एंटीजन इज प्रेजेंटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। वही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आर मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स, और उनके ऊपर MSC टाइप 1 प्रोटीन होगी। अपॉन एक्टिवेशन बाय द एंटीजन, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। एक जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट सेल और अदर टाइप ऑफ सेल दैट आर फॉरेन टू पर्सन ऑन बॉडी, जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट कोई सेल होता है जो कि फॉरेन होता है हमारी बॉडी का, यानी कि अपना नहीं होता, बस होता है, चाहे ट्रांसप्लांट हुआ हो। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जो होती है वो भी ये साइटोटॉक्सिक टी सेल का कमाल है कि ये रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए इनको सुप्रेस करना बहुत जरूरी है। जब भी कभी ट्रांसप्लांट करने लगते हैं तो मेन जो होता है उसका ये होता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को सुप्रेस किया जाए। वैसे तो हेल्पर को भी करना होगा, क्योंकि हेल्पर जो है इसको फर्दर एक्टिवेट फिर करेंगे, लेकिन मेजर साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट सेल या कहीं भी कोई भी बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ है तो। उसके अलावा ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। यही वजह है कि अगर ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हमारी बॉडी में ना हो या कम हो तो उन बंदों में कैंसर सेल ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, सेलुलर इम्यूनिटी वीक होती है। ठीक है जी। सम साइटोटॉक्सिक आर लीथल टू टिश्यू that have been invaded by virus because virus particles become entrapped in the membrane of the tissue cells. ठीक है जी। कुछ जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं लीथल होते हैं टू द टिश्यू दैट इज इन्वेडेड बाय वायरस, क्योंकि वायरस जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिश्यू के अंदर तक घुस जाते हैं और ये फिर उन टिश्यूज को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये 1 फंक्शन है, ये 2 हो गया ना। पहला फंक्शन बताया कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसर सेल्स को, प्लांट सेल्स को। उसके अलावा ये उन टिश्यूज के लिए भी नुकसान होते हैं जिनको वायरस ने अटैक किया होता है। तीसरा है जी, ये करते कैसे हैं, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन होती कैसे है। ठीक है,
तो ये देख लें कि साइटोटॉक्सिक टी सेल इज अ डायरेक्ट अटैक सेल दैट कैपेबल ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आफ्टर बाइंडिंग टू द एंटीजन, एंटीजिम लिखा हुआ है, एंटीजन एंटीजन, द साइटोटॉक्सिक टी सेल secrete whole forming protein called perforin. जब भी एंटीजन प्रेजेंट करते हैं एमएससी टाइप 1 मॉलिक्यूल इनको, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उसके होल फॉर्मिंग प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है परफोरिन. परफोरिन इज अ होल फॉर्मिंग प्रोटीन सिक्रेटेड बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड एंटीजन. अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये राउंड होल बना देती हैं इन द मेम्ब्रेन ऑफ अटैक सेल. ठीक है, जो अटैक करता है सेल के राउंड होल बना देती हैं एंड देन फ्लूइड फ्लो रैपिडली इनटू द अटैक सेल फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस. ठीक है, और इन एडिशन साइटोटॉक्सिक टी सेल रिलीज साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू द अटैक सेल. Almost immediately the attack cell become greatly swollen and dissolved shortly thereafter. सिंपल सी बात है कि जी जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं तो इनमें से एक प्रोटीन निकलती है जिसका नाम है परफोरिन, होल फॉर्मिंग प्रोटीन. और ये अटैक जो होती है आपकी एंटीजन या जो भी सेल्स अटैक कर रहे होते हैं उनके अराउंड ये होल बना देती हैं और फ्लूइड जो है वो अंदर भर जाता है जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाता है और डिसॉल्व हो जाता है. ठीक है, उसके अलावा कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के अंदर और भी साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो कि सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कैंसर सेल्स को. ठीक है, यहाँ एंटीजन कैंसर सेल को कहा है या ट्रांसप्लांटेड सेल्स को कहा गया है. अब सुप्रेसर टी सेल्स, these are called regulatory cells because they inhibit the function of. अब ये सुप्रेसर टी सेल्स को रेगुलेटरी कहते हैं. मैंने कहा कि अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द रेगुलेटरी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम तो उसमें आ जाएगा सुप्रेसर सबसे पहले और फिर आ जाएगा हेल्पर. और सिर्फ अगर कोई पूछता है कि चूज द बेस्ट में आया तो फिर सुप्रेसर टी सेल्स आर द रेगुलेटरी सेल्स बिकॉज दे इनहिबिट द फंक्शन ऑफ बी सेल, साइटोटॉक्सिक, हेल्पर. सबके ये फंक्शंस को रोकता है जब वो अपना काम कर लेते हैं. अगर ये नहीं रोकेगा, उनके काम सुप्रेस नहीं करेगा तो वो अपने सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे, खासतौर पे साइटोटॉक्सिक. Some of the T lymphocyte activated by an antigen remain in the lymphoid tissue. कुछ तो अब T lymphocyte, ये उस बच्ची का जवाब आ गया जो पहले सवाल कर रही थी कि कुछ तो T lymphocytes ब्लड में चले जाएंगे और एंटीजन के खिलाफ लड़ाई कर रहे होंगे, कुछ जो है वो लिम्फोइड टिश्यू में बैठ जाएंगे. Instead of entering into the circulation, these lymphocytes are known as memory T cells. दोबारा जब एक्सपोजर होगा सेम ऑर्गेनिज्म का सेकेंड टाइम तो ये ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे और उसको मेमोरी टी सेल्स एक्टिविटी टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. मेमोरी टी सेल्स साइटोटॉक्सिक भी हो सकते हैं, मेमोरी टी सेल्स हेल्पर भी हो सकते हैं. ठीक है जी, ये अब समरी है जी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. एंटीजन फर्स्ट एक्सपोजर engulfed by एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे ही एंटीजन अंदर आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको इनगल्फ किया, इनगल्फ करके MSC1 प्रोटीन या प्रोटीन बनाई और उसने इस एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया. फॉर एग्जांपल MSC टाइप 2 है तो उन्होंने हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट कर दिया, या MSC टाइप 1 है तो उन्होंने साइटोटॉक्सिक को प्रेजेंट कर दिया. ठीक है जी, अब मैं अभी सेलुलर इम्यूनिटी करा रहा हूं, प्लीज आप फोकस सेलुलर पे कीजिएगा. फर्स्ट एक्सपोजर हुआ, अगर तो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ अगर तो एनगल्फ बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने दो तरह से प्रेजेंट किया, या तो साइटोटॉक्सिक या हेल्पर को. हेल्पर टी सेल्स ने क्या किया, उन्होंने लिम्फोकाइन से क्रिएट करके मजीद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट कर दिया. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अब मेमोरी साइटोटॉक्सिक भी बनेंगे और एक्टिव साइटोटॉक्सिक होंगे. जो एक्टिव होंगे ये डिस्ट्रॉय कर देंगे पैथोजेंस को बाय द प्रोसेस ऑफ होल फॉर्मिंग प्रोटीन बना के या उसको इनगल्फ करके या उसके अपॉप्टोसिस तोड़ फोड़ के उसको ये खत्म कर देंगे. ये साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे और इनके मेमोरी साइटोटॉक्सिक सेल्स बैठ जाएंगे लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर जाके.
अब हेल्पर टी सेल्स ने लिम्फोकाइंस सेक्रीट किए। लिम्फोकाइंस का क्या काम है, एक तो वो अपने हेल्पर को भी एक्टिवेट करेंगे, दूसरा वो साइटोटॉक्सिक को, फिर बी सेल्स को। उसके अलावा टी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं तो साथ मेमोरी टी सेल्स भी एक्टिवेट होती हैं। ठीक है जी। तो मेमोरी टी सेल जो हैं वो भी एक्टिवेट वो एक्टिवेट नहीं, वो बनते हैं और वो भी जाके लिम्फेटिक टिश्यू में बैठ जाते हैं। जब सेम ऑर्गेनिज्म दोबारा एंटीजन का एक्सपोजर होता है तो ये मेमोरी सेल्स और ये जो साइटोटॉक्सिक हैं और हेल्पर हैं ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है जी। ये तो थी सेलुलर इम्यूनिटी। अब जब फर्स्ट एक्सपोजर हुआ एंटीजन हो सकता है मैक्रोफेजेस ने प्रेजेंट कर दिया हो बी सेल्स। बी सेल्स क्या करेंगे, वो प्लाज्मा सेल बनाएंगे और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाएंगे और एंटीबॉडीज जो है उसको खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा बी सेल्स भी कुछ मेमोरी होते हैं, वो जाके लिम्फेटिक टिश्यूज में बैठ जाएंगे और दोबारा जब सेकंड एक्सपोजर होगा तो ये देखो ये मेमोरी सेल्स डायरेक्ट प्लाज्मा सेल और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना रहे हैं। इस सारे ऊपर वाले प्रोसेस से जान छूट जाएगी। ये जरा टेबल एक दफा गौर से देखो, ठीक है, और मेरे से पूछो अगर कुछ पूछे हैं तो, नहीं तो मैं एक दफा फिर रिपीट कर लेता हूँ। तक की सारी समरी है कि एक्सपोजर हुआ एंटीजन का। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी होती है, सेलुलर इम्यूनिटी भी हो सकती है। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी जब एंटीजन को फिब्रोफेज प्रेजेंट करेंगे बी लिम्फोसाइट्स को। बी लिम्फोसाइट को प्रेजेंट किया, बी लिम्फोसाइट ने प्लाज्मा सेल बनाए और मेमोरी सेल है। मेमोरी सेल लिम्फेटिक टिश्यू में जाके बैठ गए, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडीज बना के अपना एक्शन फॉर्म कर लिया। दोबारा एक्सपोजर हुआ तो ये मेमोरी सेल जो है ये एक्टिवेट होंगे प्लाज्मा सेल में और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज में। ये अब आपको सेलुलर इम्यूनिटी दिखाई है। ठीक है जी। यहां कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना तो मैं पूछता हूं। सब समझ आ गई है? ये तला कामरान से समझ आ गई है? हम कोशिश कर रहे हो तो अभी करो ना मेरे सामने, ताकि जैसे कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर ये जो मेमोरी टी सेल्स है ये मेमोरी बी सेल्स एक्टिवेट करते हैं? क्या है जी बेटा? मेमोरी हेल्पर जो टी सेल्स है ना, ये हाँ हेल्पर सेल जो है ये जब मेमोरी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुए सेकंड एक्सपोजर में तो ये हेल्पर टी सेल एक्टिवेटेड बन जाएंगे ना, ये जाके आपके बी सेल्स को जो मेमोरी में पड़े हुए हैं उसको भी एक्टिवेट करेंगे, जाहिर बात है। और मेमोरी हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक को भी एक्टिवेट करेंगे, जैसे ये हेल्पर कर रहे हैं दोनों। सर हेल्पर टी सेल सिर्फ मतलब कि एक्टिवेट करेगा टॉक्सिक को और मतलब ये बेसिकली एक्टिवेट करके अपना इम्यून लिम्फोकाइन सेक्रीट करके ये काम करते हैं, ये अपना पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय नहीं करते। हाँ, डिस्ट्रॉय टॉक्सिक करवाते तो है ना बेटा, करते तो नहीं है, करवाते तो हैं। करवाते हैं, वही करवाते हैं। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट करेंगे। ये आप अगर ये नहीं होंगे तो आपका सिस्टम बहुत वीक होगा। जो एड्स होती है इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज में, हेल्पर टी सेल तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होंगे साइटोटॉक्सिक को पुअर फॉर्म करेंगे फंक्शन। ठीक है, वायरस के खिलाफ। चलें आगे चलें जी, दोबारा देख लें। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग योर लाइफ। अब ये दो तरह की है, कौन कौन सी? ह्यूमोरल और सेलुलर। ह्यूमोरल एक्टिव भी हो सकती है, ह्यूमोरल पैसिव भी हो सकती है। सेलुलर एक्टिव भी हो सकती है, सेलुलर पैसिव भी हो सकती है। तो यहां मैंने बेसिकली एक्टिव और पैसिव के लिहाज से आपको बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी एक्टिव में बी पैसिव। एक्टिव डेवलप इन द रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, and passive develop after you receive antibody from somewhere else. एक्टिव नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है।
नेचुरल एक्टिव वो होती है कि आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आया और आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एक्शन किया, ठीक है, एंटीबॉडीज डेवलप की फॉर एग्जांपल। आर्टिफिशियल ये होता है कि आपने एंटीबॉडीज बना के इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन आपने डाल दी। तो आप कह सकते हो ये जो नेचुरल एक्टिव है और आर्टिफिशियल एक्टिव है, ठीक है। और यहाँ पे एक बात आपसे पूछी जाती है कि एंटीबॉडीज जो होती हैं आप टी सेल्स नहीं कर सकते, तो टी सेल्स भी कर सकते हैं। मैंने ये पहली बात आपको बताई कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पूरी, इसमें सेलुलर और ह्यूमरल दोनों एक्टिव भी हो सकती हैं, पैसिव भी हो सकती हैं। एक्टिव वो जो कि डेवलप इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीन। अब एक्टिव नेचुरल भी है और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल वो जो कुदरती है, कि जैसे हम कर रहे थे ह्यूमरल और सेलुलर, जो भी हमने पढ़ी कि एंटीजन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने प्रेजेंट किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, उधर से उधर टी सेल एक्टिवेट हुए, ये सारी नेचुरल है। आर्टिफिशियल क्या है कि आपने एंटीबॉडीज या आपने सिंथेटिक टी सेल्स बना के इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन डाल दिए। वैक्सीनेशन क्या है? इट इज आर्टिफिशियल, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। And what is passive immunity? Passive immunity develops when you receive antibody from someone else or somewhere else. Natural, जैसे कि मदर से फीटस में जाती है प्लेसेंटा को ट्रांसफर करके, या ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबॉडीज बच्चा रिसीव करता है, वो नेचुरल पैसिव है, ठीक है। और फिर आ जाता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ये है कि किसी मेडिसिन से, जैसे गैमा ग्लोबुलिन इंजेक्शंस है, ठीक है, इंटरफेरॉन्स के इंजेक्शंस हैं, ठीक है, ये याद रखना है। अब आगे इम्यूनाइजेशन करवाने लगा, उससे पहले मैंने ये बतानी थी, किसको ये समझ नहीं आया। अभी ये जो मैंने टेबल बताया उसी का ये लिखा हुआ है कि इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसीजर बाय व्हिच बॉडी इज प्रिपेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट द स्पेसिफिक डिजीज। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज एक्वायर्ड बाय एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। अब इम्यून सिस्टम को आप दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसमें आप इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रहे, ठीक है, इम्यून सिस्टम को छेड़ भी नहीं रहे। ये भी दो तरह की, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, और आर्टिफिशियल वो है कि आप इम्यून सिस्टम को नहीं हिला रहे, ना उसको एक्टिवेट कर रहे हो नेचुरल आर्टिफिशियल मेथड से। आप आर्टिफिशियल मेथड से बस कोई ड्रग्स ऐसी दे रहे हो जो कि उसके खिलाफ जाके ट्राई करेंगे या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे जब भी कोई एंटीजन आए। वैक्सीन। Vaccine is a substance that is introduced into the body to prevent the disease produced by certain pathogens. वैक्सीन वो सब्सटेंस है जो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि कोई भी पैथोजन आए तो वो बीमारी ना फैला सके। बॉडी में अब अंदर तो चला जाएगा लेकिन वो बीमारी नहीं फैला सकता उसके अंदर, क्योंकि वैक्सीन है। आप दो तरह की वैक्सीन होती है, डेड भी होती है और लाइफ एटेन्यूएटेड भी होती है। वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डेड पैथोजन, जैसे कि ये साइनोफॉर्म है, जैसे चाइना की वैक्सीन आई है कोरोना के खिलाफ, तो ये डेड वैक्सीन है, ठीक है। डेड वैक्सीन मतलब कि ये सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रही है, एंटीबॉडीज बनवा रही है ताकि अगर वायरस आए भी तो एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। और ये लाइफ एटेन्यूएटेड भी हो सकती है, लेकिन उसको आर्टिफिशियली उस ऑर्गेनिज्म का जो है वो विरुलेंट फैक्टर कम किया जाता है, वीक किया जाता है, उसकी विरुलेंस कम की जाती है। जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है, एक ये कोरोना की वैक्सीन ही आई है दूसरी, लाइव एटेन्यूएटेड है, उसमें क्या किया है कि एंटीजेनिक रहने दिया है और उसका विरुलेंट जो फैक्टर है वो उसका खत्म कर दिया है। अब ये वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द पैथोजन आइदर बाय प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उसके खिलाफ लड़ेंगे, या फिर ये सेलुलर इम्यूनिटी एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट।
फर्स्ट लाइव वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने। और किसके खिलाफ? वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स फ्रॉम कॉपॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इसने वैक्सीन तैयार की थी कॉपॉक्स का वायरस। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपसे इतना पूछते हैं, बाकी तो पैथोलॉजी वाले इंशाल्लाह आपको कराएंगे जब वो इम्यूनिटी कराएंगे। क्योंकि इम्यूनिटी का जिक्र आता है तो वैसे तो एक्टिव और पैसिव भी आपसे पूछते नहीं है, लेकिन इस दफा जो हमारे एग्जामिनर साहब आए हुए थे वो भी पूछ रहे थे, क्योंकि कोरोना बहुत पीक पे है आजकल, तो वो पूछते हैं कि आज एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव क्या होती है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होती है। ठीक है। उसके अलावा ये पूछेंगे कि जी वैक्सीन कितने टाइप की होती है, डेड पैथोजन और लाइव एटेन्यूएटेड। लाइव एटेन्यूएटेड में वो कहेंगे कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर आप जिंदा डालोगे ऑर्गेनिज्म अंदर, तो फिर आप उनको बताना होता है कि उस विरुलेंस कम की जाती है, उसको वीक किया जाता है। ठीक है। 2 पार्ट होते हैं ना एंटीजन के, बताया था आपको कौन कौन से? एंटीजेनिक और विरुलेंट। शाबाश। पैसिव इम्यूनिटी, दोबारा आ गई बात। पैसिव इम्यूनिटी इज अचीव्ड बाय इन्फ्यूजिंग एंटीबॉडीज, एक्टिवेटेड टी सेल और बोथ फ्रॉम द ब्लड ऑफ पर्सन और एनिमल्स दैट हैज बीन एक्टिवली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द एंटीजन। आपने सुना होगा कि लोग प्लाज्मा मांगते थे कोरोना में, जब एक पेशेंट बाहर होता है दूसरा जो रिकवर होता है उसका प्लाज्मा लिया जाता है, तो प्लाज्मा में बेसिकली एंटीबॉडीज होती है ना। तो ये पैसिव इम्यूनिटी या तो एंटीबॉडीज इन्फ्यूज करके या एक्टिवेटेड टी सेल्स और बोथ from the blood of a person that has been actively immunized against the antigen. Such transfusion of antibodies or T lymphocyte to produce immunity is called passive immunity. इसकी बेटा 2 टाइप्स हैं। ठीक है, वही नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी सेल्फ जनरेटेड, पैसिव इम्यूनिटी इज बोरोड। ठीक है, ये याद रख लेना आपको, ये अगर कोटेशन याद रहेगी तो ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी सेल्फ जनरेटेड, ये आपकी बॉडी खुद जनरेट करती है, और पैसिव इम्यूनिटी इज बोरोड। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एन एंटीजन इज रेफर्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट एंटीजन। Second way in which an individual can acquire antibodies is by direct transfer of antibodies from actively formed by another person or animal. The immediate and borrowed immunity conferred on the recipient of performed antibodies is known as passive immunity. ये जरा डेफिनेशन थी मुझे मिली बेसिकली आपकी बेस्ट एंड टेलर से, तो ये मैंने वैसे ही स्लाइड दी। अगर आप मुश्किल लगे तो आप पुरानी वही वाली रखो, पैसिव इम्यूनिटी की जो यहाँ पे आपने कर ली। ठीक है, लेकिन ये याद रख लेना कि इट इज सेल्फ जनरेटेड और वो बोरोड होती है। Such transfer of antibodies of the IgG class normally occur from the mother to fetus across the placenta during intrauterine development. ये पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी कि प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडीज ट्रांसफर जाती है, और क्लोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें IgA एंटीबॉडीज होती है, वो मदर से बेबी में जाती है जो ब्रेस्ट फीड करते हैं। ये जी, तो ये पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की। ठीक है। फेलियर इम्यून मैकेनिज्म। अब फेलियर क्यों होता है इम्यून मैकेनिज्म? ऑटो इम्यून डिजीज हो जाती हैं। ठीक है, अपनी ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। एलर्जिक रिएक्शन, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज जिसमें एड्स आ जाता है, और रिजेक्शन फिनोमिना, यानी कि ट्रांसप्लांट किया है एक ऑर्गन का दूसरे, एक बंदे के ऑर्गन का दूसरे बंदे के बॉडी के अंदर, तो उसकी रिजेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये आपका फेलियर ऑफ इम्यून मैकेनिज्म की ले जाती हैं चीजें। टॉलरेंस क्या होती है? नॉर्मली आपने भी पढ़ा कि एंटीजन इंड्यूस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, ऐसे ही है ना, कि जैसे कि एंटीजन गया आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया। दिस द कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम फेल टू गिव रिस्पॉन्स टू एंटीजन टॉलरेंस। आपकी बॉडी ने उसको टॉलरेट कर लिया, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। और ज्यादातर ये टॉलरेंस डेवलप होती है अपनी ऑन एंटीजन, सेल्फ एंटीजन के लिए। जैसे कि आपके सेल, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन है जो आपका ब्लड ग्रुप बता रही है, उनके लिए आपकी बॉडी में टॉलरेंस है। एंटीजन तो है लेकिन आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहा, तो ये आपकी बॉडी की टॉलरेंस है।
ठीक है जी। ऑटो इम्यूनिटी इन सम केसेस व्हेन टॉलरेंस, बेटा कुछ बोला आपने? कुछ नहीं बोला। ऑटो इम्यूनिटी इन सम केसेस व्हेन टॉलरेंस इज फेल्ड और बिकम इनकम्प्लीट अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। ठीक है, जब टॉलरेंस फेल हो जाती है और अपने ही एंटीजन के खिलाफ बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और इसमें टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, टी भी हो सकते हैं साइटोटॉक्सिक, ठीक है, खास तौर पे। और ऑटो एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस हो सकती हैं फ्रॉम बी लिम्फोसाइट। ऑटो एंटीबॉडीज मीन अपने ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई। These auto antibodies will attack the body normal cells whose surface contain the normal antigen, जैसे आरबीसी के ऊपर, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और ये तब होता है जब बंदे की टॉलरेंस फेल हो जाए और इनकम्प्लीट अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन। ठीक है, उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। So autoimmune disease is the disease produced when body normal tolerance fail and the immune system fail to recognize the body on tissue and attack them। यानी कि जब टॉलरेंस खत्म हो जाती है बॉडी की, तो बॉडी सारी बात उसको पहचानता नहीं है कि ये हमारा अपना ही है टिश्यू, और उसके खिलाफ भी लड़के सेल्फ ऑटो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। मोस्ट ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीज आर HLA लिंक्ड, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन लिंक्ड होती है। ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे था? क्रोमोसोम शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 6। ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं जी? रियोमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। ये तीनों की तीनों आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में जाकर। ठीक है, जब रीनल पढ़ोगे तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस पढ़ोगे, एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ोगे तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ाई जाएगी। आप इधर आप पढ़ोगे माइस्थीनिया ग्रेविस, और आपको ऑटो इम्यून डिजीज की समझ आएगी जब मसल में आपको माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ाया जाएगा। तो ये इसमें भी ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं एलर्जिक रिएक्शन। यहां तक किसी ने पूछना हो? ये जो सर ऑटोइम्यून में जो लूपस ऐसे कोई नाम होता है, सिस्टेमिक लूपस ऑटोइम्यून का ही है। सिस्टेमिक तो लूपस इम्यून सिस्टम, मैंने एरिथमेटोसिस। कहा पहले बॉडी के अंदर टॉलरेंस होती है। देखो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एंटीजन हमारी बॉडी में है, उनके खिलाफ क्यों नहीं एंटीबॉडी बनती? क्योंकि हमारी बॉडी में टॉलरेंस का मैकेनिज्म है। अगर वो टॉलरेंस किसी वजह से फेल हो जाएगी या ऑटो इम्यून डिजीज होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा कि हमारी बॉडी के अपने ही एंटी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी और हमारे अपने ही जो टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू होंगे, तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। सर ये टॉलरेंस फेल क्यों होती है? टॉलरेंस फेल क्यों होती है ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर? सर ये क्यों होती है, मतलब इसका रीजन क्या होता है? बेटा ऑटो इम्यूनिटी अपनी ही इम्यूनिटी के खिलाफ हो जाती है। लता को पता है रीजन, मुझे नहीं पता। पास चीजें हैं। एलर्जिक रिएक्शन। अच्छा जी, ये अब जो आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। जरा बेटा उठ के बैठो, कोई नहीं 8-10 स्लाइडें रह गई हैं। यहां तक किसी को कुछ समझ ना आई हो तो पूछ लो। यहां तक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने सेल साइटोटॉक्सिक के भी होते हैं, हेल्पर के भी होते हैं। फिर हमने आगे बढ़ाना शुरू किया कि एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है, वैक्सीन क्या होती है, पैसिव नेचुरल क्या होती है, पैसिव आर्टिफिशियल क्या होती है, टॉलरेंस क्या है, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या है।
अब हम एलर्जिक रिएक्शन लेंगे, और एलर्जिक रिएक्शन की जस्ट आपने रीड करने हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो आई है, जो फिजियोलॉजी के लिहाज से आपसे शायद कोई पूछ ले, तो वो इमीडिएट और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन पूछेंगे। इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन कौन से होते हैं और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन कौन से होते हैं। बाकी पढ़ाऊंगा मैं आपको हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स 1 2 3 4, लेकिन ये हमने यहाँ नहीं इसको रट्टा लगाना, ये पैथोलॉजी के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरी हाइपर सेंसिटिविटी का चैप्टर है। यहाँ सिर्फ मैं ये 8-10 स्लाइड के अंदर इसको, 8-10 भी नहीं है, 4 स्लाइड्स हैं एलर्जिक रिएक्शन की, तो ये यहीं से आप देख लेना, ये काफी है। गाइटन में भी वैसे ये दिया हुआ है। द वर्ड एलर्जी टू द स्टिमुलस। दो तरह के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं बेटा, इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन। रिएक्शन दो तरह के हैं, टाइप जो है वो आपकी 4 हैं, 1 2 3 4 टाइप्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। जो एलर्जिक रिएक्शन है वो दो तरह के, इमीडिएट और डिलेड। व्हाट इज इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन? वो से होते हैं कि जैसे ही एलर्जन आया, आईजी एंटीबॉडी से बाइंड हुआ और कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ गया? मास्ट सेल्स के साथ। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जैसे ही एंटीजन आया, एलर्जन आया, वो एंटीबॉडी आईजीई के साथ बाइंड हुआ, कॉम्प्लेक्स जुड़ा मास्ट सेल और बेसोफिल के साथ। जैसे ही उसके साथ जुड़ा, इन्फ्लक्स ऑफ क्या हुआ? कैल्शियम। ठीक है, चेंज इन मेम्ब्रेन ऑफ सेल्स। क्या चेंज आई है? इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम हुआ, और कैल्शियम ने फ्यूज करा दिया मास्ट सेल्स और बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स को मेम्ब्रेन के साथ, और उनको रिलीज करवा दिया, जिसमें हिस्टामीन था, प्रोटीएज एंजाइम था, हेपरिन था, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर था, कीमोटैक्टिक न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर थे। ठीक है, ये दोबारा स्लाइड रिपीट हो रही है। अब इनके रिजल्ट में क्या हुआ? डायलिटेशन हुई। ठीक है, कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई, न्यूट्रोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज हो रहे थे तो इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल अट्रैक्ट हुए। ठीक है, लोकल स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन हुई, और राइनाइटिस हुआ। राइनाइटिस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, रनिंग ऑफ नोज। इफ सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, डिक्रीज ब्लड प्रेशर और डेथ भी हो सकती है। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ब्रोंकोस्पाज्म में बंदा जा सकता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा और डेथ हो जाएगी। इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी कोई एलर्जन आता है, उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होती है, वो मास्ट सेल्स और बेसोफिल के साथ लगती है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम ग्रेन्यूल्स को रिलीज करवा देता है, और ग्रेन्यूल्स में से क्या क्या निकलता है? हिस्टामीन, ब्रेडिकाइन, सेरोटोनिन, हेपरिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और कीमोटैक्टिक फैक्टर फॉर इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ये क्या करेंगे? ये वेसोडाइलेटेशन करेंगे, ब्रोंकोस्पैज्म करेंगे। ठीक है, कैपिलरी परमिबिलिटी इंक्रीज करेंगे, और कीमोटैक्टिक फैक्टर न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल को बुलाएंगे। एट द एंड एलर्जिक रिएक्शन मैनिफेस्टेशन होगा, जिसमें राइनाइटिस आएगा। ठीक है, और एनाफाइलेक्सिस स्टार्ट होगा, और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो बंदा एनाफाइलेक्टिक शॉक और डेथ में चला जाएगा। डिलेड एलर्जिक रिएक्शन, डिलेड एलर्जिक इज कॉज्ड बाय एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड नॉट बाय एंटीबॉडीज। एक तो ये डिफरेंस है। इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन कौन कर रहे हैं? एंटीबॉडीज। जैसे ही एंटीबॉडी आया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी, और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन आपके टी सेल्स, एंड इट इज फाउंड इन एलर्जिक रिएक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, कंटैक्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म आ सकता है जो कि एलर्जी कॉज करता है। फर्क आप याद रख लेना बेटा एमसीक्यू के हवाले से, कि इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन इज कॉज्ड बाय एंटीबॉडीज एंड डिलेड एलर्जिक रिएक्शन इज कॉज्ड बाय टी सेल्स, नॉट एंटीबॉडीज। ये डिफरेंस है जी, इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन। टाइम ऑफ ऑनसेट विद इन 10 मिनट्स। अगर किसी का कांटेक्ट हुआ है कोई पोलन ग्रेन का, कोई एलर्जन उसकी बॉडी में लाया गया, तो विद इन 20 मिनट्स रिएक्शन होगा। और जो विद इन 1 to 3 days होता है, ठीक है, वो उसको डिलेड कहते हैं। आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जन या एंटीजन, जो विद इन 20 मिनट्स होता है वो इमीडिएट है, और विद इन 1 to 3 days डिलेड है।
यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड है और यहाँ पे सेल मीडिएटेड है। याद रखना बेटा, ये डिफरेंस आपको आने चाहिए। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन। टाइम इसमें बेसिकली एनाफाइलेक्टिक अगर ट्रीट ना किया जाए तो एनाफाइलेक्टिक शॉक इन एक्सट्रीम कंडीशन, अदरवाइज फीवर, एस्थमा, ठीक है, ये होती है। और ये कंटेक्ट एलर्जी टू पॉइजन, कॉस्मेटिक्स एंड हाउस होल्ड क्लिनिक एजेंट से ये ज्यादा होता है। डिलेड एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ये उसकी वजह से होता है। और ये जो इमीडिएट होता है ये एस्थमा में होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हो सकता है। क्या फीवर कबीला क्या यार, तुम्हें समझ नहीं आती इतनी जल्दी में बोल बोल थक जाती है। ओ बेटा ये माइक बंद कर लो अपने। अच्छा अब इसकी जब टाइप देखो बेटा जी। जब लिखी हुई ना तो तेरी 20 में भी लिखी होनी है। चलें अब कोई नहीं बोलेगा, मैंने सबको म्यूट कर दिया है और कोई अपना माइक नहीं खोलेगा इसके बाद। अच्छा जी, ये हो गया इमीडिएट और डिलेड एलर्जिक रिएक्शन के। इमीडिएट में एंटीबॉडी, उसमें आपके सेल, टी सेल्स, ठीक है, और उसके अलावा वो विद इन मिनट्स होता है, वो 1 to 3 days होता है। उसमें ज्यादा कॉमन जो होता है इमीडिएट अस्थमा में होता है, और वो जो होता है ये हाउस होल्ड जो क्लिनिक एजेंट्स हैं उनसे होता है। आप अगर टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी की तो 1 2 3 4 होती है। 1 जो होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, 2 साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, 3 एंटीबॉडी मीडिएटेड और 4 सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड टाइप 4 है और ये डिलेड रिएक्शन है, ठीक है, ये एक्टिवेटेड सेल से है। बाकी ये सारे जो है ये इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन होते हैं और ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं, 1 2 3 जो होते हैं, याद रखना। चलें जी, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 3 स्लाइड रहेगी बेटा, ये काफी है यहां तक। खत्म करवा दो सर। खत्म। चलें कल फिर हम आपसे सुनेंगे सिर्फ। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, it results due to lack of some components of immune system. Normally the defense mechanism protects the body from invading pathogenic organism. The defense mechanism fail, the organism withdraw virulence, produce severe disease. नॉर्मली तो वो कहते हैं कि हमारा जो है इम्यून सिस्टम इतना एक्टिव है, कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसके खिलाफ लड़ाई होगी। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम फेल हो जाएगा या डिफेंस सिस्टम फेल होगा तो जो ऑर्गेनिज्म जिसका लो विरुलेंस है, ठीक है, वो भी लेस टॉक्सिक है, वो भी सीवियर किसी डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। 2 तरह की इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, एक तो डिजॉर्ज सिंड्रोम और दूसरी एड्स, ठीक है। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज 2 तरह की हैं, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। एसन माइक खोल लो अपना। जी सर। मैं कह रहा हूं बेटा कि इसको जरा एक्सप्लेन करो। मैंने कहा कि इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज यानी कि इम्यून सिस्टम अगर फेल हो गया किसी वजह से तो 2 तरह के होगा, एक कंजेनिटल और एक एक्वायर्ड। कंजेनिटल में एक डिजॉर्ज सिंड्रोम। डिजॉर्ज सिंड्रोम वो होता है जिसमें थाइमस ही नहीं होता। तो मुझे बताओ ये क्या इफेक्ट करेगा? थाइमस ना होने का क्या तल्लक है? सर टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस नहीं होंगे सर। क्या हेलो।
आपकी आवाज नहीं आ रही। एफिशिएंसी डिजीज। सर की आवाज ही नहीं आ रही सर, चुप हो जाते हैं पता नहीं आप। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही कि तुम्हें सर नहीं आ रही? बीच में नहीं सर, बीच में सबको सर नहीं आ आप रही। हो रही है, दर्शन हो रही है सर। अच्छा चलो मैं बुला लेता हूँ आईटी वाले को। पता नहीं सर आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? यस जी सर, आ आप रही है बोलिए। सर। अच्छा, कंजेनिटल इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में कहा था कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज एड्स में एचआईवी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसको कहते हैं एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज। इसकी एड्स की एग्जांपल है एचआईवी इन्फेक्शन। और कंजेंटल में डिजॉर्ज सिंड्रोम है जिसमें थाइमस नहीं होता। अब एड्स क्या होता है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस होता है जो कि बाइंड करता है सरफेस ऑफ हेल्पर टी सेल से और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हेल्पर टी सेल डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा? पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है। कैसे ये डिस्ट्रॉय करता है? ये एक्टिवेट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को एक्टिवेट करता है, वो कन्वर्ट करता है ऑन वायरल आरएनए इनटू डीएनए और इनकॉर्पोरेट कर देता है होस्ट सेल डीएनए और प्रिवेंट द नॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ होस्ट सेल। यानी कि उसको कंफ्यूज कर देता है। वायरल आरएनए को डीएनए में ये कन्वर्ट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये डीएनए जाके होस्ट सेल्स के अंदर बैठ जाता है और उस नॉर्मल एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। Also, it number multiply the host cells, virus become active, and this rapid replication result in cell death. अब ये एक समरी है। HIV bind with CD4 molecules, ठीक है। जैसे ये बाइंड करेगा वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेट इन्फेक्टेड सेल एंड प्रोड्यूस मोर वायरस। New viruses are produced and infect more CD4 cells. Infected CD4 cells produce more soluble suppressor factors, produce more HIV virus, and disrupt membrane which is used to recognize the antigen. और एट द एंड सेल डेथ हो जाएगी। आप इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि एन्यूमरेट द इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज, जिसमें कंजेंटल और एक्वायर्ड दोनों आपने लिखनी है, डिजॉर्ज और एड्स। और पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स क्या है, या एड्स में कौन से सेल डिस्ट्रॉय होते हैं? तो वो तो सेल है हेल्पर टी सेल्स। और पैथोफिजियोलॉजी चाहे तो ये आप बना लो कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को एक्टिवेट करता है जो कि इसके वायरल आने को डीएनए बनाता है, और जो होस्ट है वो क्या करता है? इनकॉर्पोरेट विद होस्ट की डीएनए उधर चला जाता है, ये कंफ्यूज कर देता है उसको, ठीक है। और नॉर्मल एक्टिविटी उसकी ब्लॉक कर देता है, अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है, और इस रैपिड रेप्लिकेशन की वजह से फिर सेल की डेथ हो जाती है। या फिर आप ये, अगर आपको समझ आ रही है तो ये आप फ्लो चार्ट बना लो। इंटर एंड रिसाइड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर छोड़ गए।
चलो सारे क्लास लीव कर दो फिर।